तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स यांग ने पूरे फिफ्थ वर्ल्ड को कोलैप्स होने से बचा लिया था। असल में उस फिफ्थ वर्ल्ड को कोलैप्स करने में किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं दोनों डिमोनिक के चाइल्ड का हाथ था। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एंसेस्टर्स यांग ने उन दोनों को ही पकड़ लिया था। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन्हीं दोनों डिमोनिक चाइल्ड को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ से एंसेस्टर्स यांग के डिसाइपल्स ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया होता है, जिसके वजह से उनके पास बचकर निकलने का कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन फिर एंसेस्टर्स यांग उनके पास आकर उन्हें कहने लगता है कि तुम लोग इस गेम को हार चुके हो। जबकि ये देख कर डेमन गर्ल कहने लगती है कि ब्रदर्स यांग, एक मामूल से खिलौने के लिए हमसे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। और इतना कहते ही अचानक ही वो दोनों वहाँ पर एक ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वो चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर्स यांग उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में दोबारा जमीन में आकर गिरते हैं। लेकिन साथ ही साथ एंसेस्टर्स यांग उनके ड्रम्स को अपने पास रखकर कहने लगता है कि ये ड्रम्स काफी अच्छे हैं। तब ये देखकर वो दोनों ही अपने ड्रम्स को लेने की ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर्स यांग फिर से एक बार उन दोनों को काफी दूर फेंक देता है, वो भी बिना हाथ लगाए ही। जिसके बाद एंसेस्टर्स यांग उन्हें देखकर कहने लगता है कि इन ड्रम्स के खाली होने के साथ साथ तुम लोग भी खाली हो। इस बात को सुनने के बाद डेमन गर्ल काफी हैरान होकर पूछती है कि ब्रदर्स यांग, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन फैंस उन्हें बताती है कि ये खिलौने और तुम दोनों ही एक समान हो, किसी और के खिलौने हो। लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद उन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगते हैं कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता हो। इतना कहने के बाद वो एंसेस्टर्स यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर्स यांग उस ड्रम को बजाकर उन दोनों की बॉडी से उनके सोल को एक ही झटके में बाहर निकाल देता है। और अचानक इसी के साथ ये सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने आप को एक अजीब जगह पर पा रहे थे, जहाँ पर उनके सामने उनकी माँ थी जो कि उन्हें अच्छे से जीने की सलाह दे रही थी। अब ये देखकर वो दोनों अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ उनकी माँ एक ही बार में मारी जाती है और उनका जो ब्लड होता है उनके हाथों में लग जाता है। अब ये देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आगे देखती है कि उनके सामने एक ओल्ड मैन है, जो देखकर वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बच्चे कुछ और कर पाते, अचानक कि वो ओल्ड मैन, जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को ही अपने साथ मिलाकर उन्हें कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में इन दोनों ही बच्चों को उस ओल्ड मैन ने पूरी तरह से कंट्रोल में करके कई सारे बुराई वाले काम। लेकिन अब इस बात का याद आते ही वो दोनों बच्चे एकदम मासूम बच्चों की तरह बहुत ही रोने लग जाते हैं। यहाँ तक कि डेमन बॉय कहने लगता है कि ब्रदर्स यांग, शायद ये सब कुछ फेक है, तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एंसेस्टर्स यांग के फेस को देखकर समझ जाते हैं कि असल में सब कुछ सच है, जिसकी वजह से वो दोनों और भी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो दोनों अपनी असलियत पहचान चुके थे और इसी वजह से वो दोनों अपनी माँ यानी कि अपने मदर को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे। जिसके बाद वो छोटी लड़की एंसेस्टर्स यांग को एंसेस्टर यानी कि बाकी सारे एंसेंट डिसाइपल्स के सोल पावर को लौटाती है और बताती है कि ये तुम ले लो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें उस ओल्ड मैन को मारना होगा। साथ ही साथ डेमन बॉय भी कहने लगता है कि हाँ, उन्होंने हमें कंट्रोल करके हमसे कई सारे बुरे काम करवाए हैं और इसके अलावा अगर आप उसे मार देते हो तो हम अपने क्राइम्स के लिए खुद भी मरने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। जिसके बाद एंसेस्टर्स यांग उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है। इस बात को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कुछ बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले अचानक उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, उसका बॉडी भी ब्लास्ट हो जाता है। अब ये देख कर लिंगो कहने लगता है कि इन सब के पीछे जो कोई भी पर्सन है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता चले। लेकिन अब उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस पर्सन के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एंसेस्टर्स यांग उन्हें बताता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। इतने कहने के बाद एंसेस्टर्स यांग उन ड्रम को दूर करता है और अचानक वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। हालांकि ये देखकर उन सभी को काफी हैरान भी हो रहा था। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम उन्हीं दोनों बच्चे के सोल्स को देखते हैं, जो कि डायरेक्टली सोल विला के पास लैंड होता है, वो भी एक छोटे से तालाब के पास। जिसके बाद वो लड़का काफी गुस्सा कर कहने लगता है कि सिस्टर, उस आदमी ने ही हमें बुरी तरह से फंसाया, हमारी मदर को मारा, मुझे रिवेंज चाहिए। लेकिन इस पर छोटी लड़की काफी समझदारी दिखाते हुए कहने लगती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब जब मरते हैं हमारे मेमोरीज को एरेज किया जाता है, लेकिन इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते।
अब इससे पहले कि वो दोनों और भी कुछ बात कर पाते, अचानक ही वहाँ का जो पानी था वो एक बहुत ही ज्यादा वेव बन जाता है और एक ही झटके में उन दोनों को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद उन दोनों के यहाँ पर आने के बाद अचानक ही हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने सोल फॉर्म में आ गया था। वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके उन दोनों के मेमोरीज को इरेज कर देता है, जिसकी वजह से अब उन दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दोनों इस विला के अंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर वह ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि असल में जुयांग ने तुम दोनों को मार दिया था, जिसकी वजह से तुम दोनों के सोल्स इस स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर आ गए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद दोनों ही उसे ग्रैंड फादर कह के बुलाने लगते हैं। साथ ही साथ वो लड़की कहने लगती है कि ग्रैंड फादर, जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने अपने मिशन को लगभग कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उस जुयांग की वजह से हम इस मिशन में पूरी तरह से बेकार हो गए। अब इस बात को सुनने के बाद वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके अलावा मैं जुयांग को खुद संभाल लूंगा, लेकिन तुम लोगों का सोल अभी भी अनस्टेबल है, इसलिए तुम लोग थोड़ा आराम करो। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही स्पिरिचुअल उस वाटर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जुयांग को देखते हैं जिनके सामने दो स्केयर्ड आर्टिफैक्ट। अब उन दोनों ही स्केयर्ड आर्टिफैक्ट को देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि लगभग कुछ 12 डिसाइपल्स हैं और उन 12 डिसाइपल्स के पास इस तरह के खास वेपन्स हो सकते हैं और जब वो इन 12 वेपन्स को हासिल कर लेगा तब शायद उन्हें पता चल सकता है कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है। जबकि उनमें से एक का कहना था कि शायद ये फॉर्मेशन हमें आगे का रास्ता दिखा सकती है, जबकि लिंगू कहने लगता है कि एंसेस्टर, आज से पहले मैंने 9 वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह के डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में नहीं सुना और इसी वजह से मुझे ठीक तरह से इन सब चीजों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब उन सभी के बातों को सुनने के बाद अचानक ही एंसेस्टर जुयांग वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन करता है, जिसके दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि सीनियर बुफान थे। अब ये देखकर सीनियर बुफान जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही उन्हें एहसास होता है कि असल में यहाँ पर कई सारे और डिसाइपल्स हैं। जबकि सीनियर बुफान के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, बस सिर्फ एक टॉवल था, जिसकी वजह से अपने साथियों के सामने आने के बाद उन्हें थोड़ा सा शर्म भी लगने लग जाता है। जबकि ये देखकर मिस चू और जूली उनका तारीफ करते हैं क्योंकि सीनियर बुफान का बॉडी काफी लाजवाब था। लेकिन ये देखकर लिन को काफी जलन होता है, वो कहने लगता है कि उसके बॉडी में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं। जबकि दूसरी तरफ बुफान जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को पहन लेता है और डायरेक्टली एंसेस्टर जुयांग के पास जाकर कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर, आखिरकार तुमने मुझे इस तरह से क्यों समन किया। लेकिन तभी अचानक बुफान का नजर उस फॉर्मेशन के ऊपर पड़ता है जिसके अंदर 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट थे। एंसेस्टर जुयांग बताता है कि असल में ये डिवाइन आर्टिफैक्ट्स है। इस बात को सुनने के बाद बुफान कहने लगता है कि ओ, तो इसका मतलब तुमने मुझे इसलिए अर्जेंटली यहाँ पर बुलाया। इतना कहने के साथ साथ ही बुफान अपने पावर का इस्तेमाल करके उस डिवाइन आई आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें बहुत ही पता चल जाता है कि ये आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वह एंसेस्टर जुयांग को बताता है कि मैंने 9 वर्ल्ड्स के अंदर इस तरह का डिवाइन आर्टिफैक्ट पहले कभी नहीं देखा, मुझे लगता है कि ये 9 वर्ल्ड्स के है ही नहीं। लेकिन फिर एंसेस्टर जुयांग उससे पूछता है कि आखिरकार मास्टर कहाँ पर है। इस बात को सुनने के बाद बुफान थोड़ा डरते हुए पीछे हटते हुए कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर एंसेस्टर जुयांग के गुस्से वाले आंखों को देखकर वह बता देता है कि सिस्टर उन्हें ढूंढने के लिए गई है। इतना कहती वह वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाता है, जिन्हें देखकर सभी काफी हैरान थे। लेकिन ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आकर एंसेस्टर जुयांग को बताता है कि मैंने पहले यहाँ के कई सारे डीमंस का सफाया कर दिया और इसी वजह से आज एंसेस्टर में आपको यहाँ से अलविदा कहने के लिए आया हूँ। लेकिन इस पर मिस्चू कहने लगती है कि हमें तो लगा था कि तुमने ग्रेटियस डीमन को पहले ही मार दिया और इसके अलावा तुम्हारे इंजरीज अभी तक हील नहीं हुए हैं, तुम्हें तो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन इतने सारे बातों को सुनने के बाद भी ग्रैंड मास्टर वहाँ से हिल नहीं रहा था। ये देखकर ड्रैगन किंग काफी हैरान होकर पूछता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, तुम जा क्यों नहीं रहे। तब इस पर ग्रैंड मास्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, मुझे पता चल चुका है कि आपके पास 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं और इसके अलावा मैंने जिस डीमन को मारा था उसके अंदर भी मुझे एक आर्टिफैक्ट डिवाइन आर्टिफैक्ट दिखाई दिया और इसी वजह से जब आप इस पूरे आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप बाकी के आर्टिफैक्ट को भी ढूंढो, क्योंकि उसकी वजह से पूरा 5th वर्ल्ड कोलैप्स हो सकता था। लेकिन इसके बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर जुयांग थोड़ा गुस्से से उसे देखने लगते हैं, जो देखकर एक पल के लिए ग्रैंड मास्टर काफी डर जाता है। लेकिन फिर एंसेस्टर जुयांग वहाँ से उठते हुए कहने लगता है कि चलो ठीक है, तो मुझे आगे का रास्ता दिखा सकती हो। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम एंसेस्टर जुयांग के मास्टर को देखते हैं जो कि
एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर आराम से घूम रहे थे। साथ ही साथ वो मजे से वाइन भी पीते हैं, लेकिन उनके पास यह आखिरी वाइन था, जिसकी वजह से वो अपने आप से ही कहने लगते हैं कि अगली बार मुझे जुयांग के साथ कुछ और भी पैसे लेकर आना चाहिए। लेकिन तभी अचानक मास्टर जू को एहसास होता है कि उनके अलावा यहाँ पर कोई और भी है, और इसी वजह से मास्टर जू काफी तेजी के साथ पूरी तरह से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं, और कुछ देर बाद जब उनका आँख खुलता है तो एक अलग ही डरावने जगह पर बंदे होते हैं, जो देखकर अचानक के मास्टर जू कहने लगता है कि ओ, तो इसका मतलब तुम बहुत ही पहले ही जाग चुके थे। फिर अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कॉस्मिक लेवल का बंदा जाता है, जिसका पूरा का पूरा बॉडी यूनिवर्स के जैसा दिख रहा था। वो मास्टर जू को कहने लगता है कि तुम्हारा जो नया डिसाइपल है वो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे डिसाइपल्स के सामने वो कुछ भी नहीं, जिन्होंने कि कुछ देर पहले ही मास्टर यूनिवर्स स्टेज में कदम रख लिया है। लेकिन इस पर मास्टर जू थोड़ा गुस्साते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। इस पर वो बंदा कहने लगता है कि जाहिर सा बात है कि मैं इस गेम को आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। तो है दोस्तों, 100,000 ऑफ क्यू रिफाइनिंग स्टेज ये नया एपिसोड यहीं पर एंड होता है। लेकिन अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट भी कीजिए।